हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन स्टडी वर्ल्ड। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स हमने पर्यावरण से रिलेटेड गवर्नमेंट ने जो ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। ये वीडियोज़ फ्रेंड्स एनवायरमेंटल साइंस के वीडियोज़ हैं और यूपी टेट, सी टेट, KVS, इसके अलावा नेट, GRF, CSIR नेट, जिसमें फर्स्ट पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? फ्रेंड्स, किसी भी एरिया में या किसी भी क्षेत्र में जितने भी एनिमल्स या फिर प्लांट्स पाए जाते हैं उनकी स्पीसीज़ और सब स्पीसीज़ में बहुत सारी वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है तथा उसमें बहुत सारे एनिमल्स पाए जाते हैं। इन एनिमल्स की विभिन्न प्रकार की संख्या उस स्थान को देखने को मिलती है। इसी को हम जैव विविधता के नाम से जानते हैं, जिसे हम बायोडाइवर्सिटी भी कहते हैं। जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग इंसेक्ट साइंटिस्ट E.O. विल्सन ने 1968 में किया था, जबकि जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग W.G. रोजन ने 1985 में किया था। भारतीय जैव विविधता, अगर हम इंडियन बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो एशिया महाद्वीप में काफ़ी बायोडाइवर्सिटी है। अगर भारत में काफ़ी प्रकार के वन पाए जाते हैं जहाँ काफ़ी अच्छी तरीके से जैव विविधता फैली हुई है। अगर ब्राज़ील के बाद बात करें तो भारत में दूसरे नंबर पर विश्व की सबसे अच्छी जैव विविधता पाई जाती है। पूर्वोत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्र अधिक वर्षा के क्षेत्र हैं, जबकि पश्चिम में क्षारीय कचरन है। जैव विविधता संरक्षण के प्रयास के लिए गवर्नमेंट फ्रेंड्स बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन चला रही है। इसमें फ्रेंड्स क्षेत्रीय स्तर पर जैव विविधता संरक्षण के लिए इन्होंने 2 उपाय किए हैं, इन सिटू कंजर्वेशन तथा एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन में क्या होता है, इस प्रकार की कंजर्वेशन में बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए सबसे बेहतर तरीका है। इसमें एनिमल्स तथा प्लांट्स को उनके ही प्राकृतिक पर्यावास में प्रोटेक्शन प्रदान किया जाता है तथा इसके एग्जाम्पल हैं जीव मंडल रिजर्व यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क। अगर एक्स सिटू कंजर्वेशन की बात करें तो इस प्रकार के कंजर्वेशन में एनिमल्स तथा प्लांट्स की स्पीसीज को उनके नेचुरल प्लेस से दूसरी जगह पर प्रोटेक्शन दिया जाता है तथा इनके एग्जाम्पल हैं जैविक उद्यान यानी कि जू, बीज बैंक और जीन बैंक। इसके अलावा फ्रेंड्स आगे देखते हैं जैव विविधता संरक्षण के राष्ट्रीय प्रयास हैं। इसमें नेशनल पार्क की बात करें तो वर्तमान समय में देश भर में फ्रेंड्स 103 से अधिक राष्ट्रीय पार्क अस्तित्व में हैं। यह देश के जियोग्राफिकल रीजन का 1.16% पार्ट बनाते हैं। इन नेशनल पार्क के अतिरिक्त 67 अन्य पार्क की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार चल रहा है, जिनकी स्वीकृति के बाद देश में नेशनल पार्क की कुल संख्या 170 हो जाएगी। राष्ट्रीय नेशनल पार्क में शिकार और चराई पूर्णतः वर्जित होती है, यानी कि यह पूर्णतः मना होती है तथा आवास को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी गतिविधि को अनुमति नहीं होती है। इसके अलावा अगर वन्य जीव अभ्यारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की बात करें तो देश में इस समय 515 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं जो 11,86,040 वर्ग किलोमीटर देश के क्षेत्रफल का 3.61% हिस्सा के दायरे में फैले हुए हैं। इसके अतिरिक्त कंजर्व एरिया नेटवर्क रिपोर्ट में 217 अन्य अभ्यारण्यों की स्थापना का प्रस्ताव है। अभ्यारण्य में अनुमति के बिना शिकार करना मना होता है, लेकिन यहाँ चराई और गौ पशुओं के आवागमन की पूरी तरह का छूट होती है। अगर जैव मंडल रिजर्व यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो वर्ष 1971 में यूनेस्को द्वारा एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम के रूप में
मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। इसका जो एम था वह मानव एवं पर्यावरण के मध्य संबंधों में सुधार लाना था तथा इसके लिए वैज्ञानिक आधार उपलब्ध कराना था। भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। जैव विविधता संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास के बारे में बात करें, यानी कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की इंटरनेशनल जो कोशिशें की जा रही हैं इंटरनेशनल स्तर पर, उनकी बात करें तो MAB यानी कि मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, जिसको मानव एवं जैवमंडल कार्यक्रम के नाम से जानते हैं। मानव एवं जैवमंडल कार्यक्रम यूनेस्को द्वारा संचालित एक इंटर गवर्नमेंटल वैज्ञानिक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य मैन एंड एनवायरनमेंट के बेहतर संबंध हेतु वैज्ञानिक आधार तैयार करना है। इसकी शुरुआत 1971 में हुई थी। यह बायोडाइवर्सिटी ह्रास के यानी कि कमी के लिए इकोसिस्टम, सामाजिक व आर्थिक पक्षों पर ध्यान केंद्रित करता है। ये एक ऐसे आर्थिक विकास की रूपरेखा प्रस्तुत करता है जो सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से उचित होने के साथ साथ पर्यावरणीय दृष्टि से सस्टेनेबल हो। इसी कार्यक्रम के आधार पर बायोस्फीयर रिजर्व के ग्लोबल नेटवर्क की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत वर्तमान में दुनिया के 12 देशों ने 669 क्षेत्रों को चिन्हित किया है। नेक्स्ट अगर सम्मेलन की बात करें तो फ्रेंड्स यह है प्योंगयांग सम्मेलन, जिसको हम कोप 12 यानी कोच के नाम से भी जानते हैं, और यह है 2014 में हुआ था। जैव विविधता विषय के पक्षधर क्षेत्रों का 12वां सम्मेलन जो कि 6 से 17 अक्टूबर के मध्य 2014 में हुआ था, जो कि साउथ कोरिया के प्योंगयांग में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन के अंतर्गत बहुत सारे निर्णय हुए थे, जिसमें हम सबसे पहले बात करें तो बायोडाइवर्सिटी सामरिक योजना, जो कि 2011 से 2020 की प्रगति की समीक्षा करेगी, और बायोडाइवर्सिटी संरक्षण के लिए संसाधन जुटाना, बायोडाइवर्सिटी का प्रयोग करना तथा गरीबी उन्मूलन तथा सतत विकास को करना। बायोडाइवर्सिटी से संबंधित क्षेत्रों में सस्टेनेबल पर्यटन को बढ़ावा देना तथा इससे स्थानीय संस्थाओं सरकार की भागीदारी सुनिश्चित करना। बायोडाइवर्सिटी के सतत उपयोग एवं वन्यजीव प्रबंधन को प्राथमिकता देना। नेक्स्ट सम्मेलन की बात करें तो यह है कैनकुन कन्वेंशन, जिसको हम कोप 30 यानी कि कोप 13 2006 के नाम से भी जानते हैं। यह जैव विविधता अभिसमय के पक्षकार देशों का 13वां सम्मेलन था, जो कि 4 से 17 दिसंबर 2016 तक मैक्सिको के कानकुन शहर में आयोजित किया गया था। इस कन्वेंशन के महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं: जैव विविधता लक्ष्यों की प्रगति की ओर समीक्षा करना तथा क्लाइमेटिक चेंज तथा इकोसिस्टम के कंजर्वेशन के लिए कार्य योजना बनाना, तटीय तथा समुद्री जैव विविधता पर बल देना तथा आक्रमणकारी विदेशी प्रजातियों से जुड़े जोखिम तथा इनके जैविक नियंत्रण संबंधी कार्य योजना बनाना। नेक्स्ट कन्वेंशन की बात करें तो यह रामसर कन्वेंशन था, जिसको द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, जिसको हम हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की झीलों पर सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं तथा इसको रामसर कन्वेंशन भी कहा जाता है। यह एक अंतर सरकारी समझौता है जिसकी कार्य योजनाएं तथा अंतर सरकारी राष्ट्रीय सहयोग के आधार पर वेटलैंड तथा उनके संसाधनों को संरक्षित रखा जा सकता है। वर्ष 1971 में ईरान के शहर रामसर में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसको हम रामसर समझौते के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।